ठीक है। अब तो हम चैप्टर पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स संबंध मात्र सूत्र। ठीक है, रे ऑप्टिक्स का पार्ट 1 है। रे ऑप्टिक्स का पार्ट 1 है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या की, सबसे पहले बात करेंगे कि रे ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स जी वो ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, लाइट की बिहेवियर की स्टडी करते हैं। एज्यूम दैट लाइट ट्रेवल इन स्टेल लाइन, और हमें जो एज्यूम करना पड़ता है जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्टेल लाइन पर। लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स होता है जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करते हैं। ठीक है, लाइट कुछ चीज़ें विजुअल बना लेते हैं लेकिन खुद इनविजिबल होता है। मतलब लाइट किसी चीज़ को विजुअल बना देती है लेकिन खुद इनविजिबल होती है। जो कलर ऑफ लाइट होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी का, मतलब किस कलर की लाइट होगी जो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इस डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ एंड मीडियम। मतलब जो लाइट मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वेवलेंथ और मीडियम पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ना करता है। सी की वैल्यू निकालो और मीडियम के लिए 1/√ε0 अपन, मतलब रिलेटिव मतलब √ε0 अपन मीना। ठीक है, याद रखिए। मतलब जो कलर ऑफ लाइट है, मतलब जो कलर ऑफ लाइट है वो हमें फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। मतलब कौन सी कलर की लाइट दिख रही है ये डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर। ठीक, जो कलर ऑफ लाइट है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, बट इस डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ एंड मीडियम। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इतनी होता है। ठीक है, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, वो वेवलेंथ और मीडियम पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है मीडियम पर, लेकिन वेवलेंथ डिपेंड करता है मीडियम पर। ठीक है, ठीक। अब ये लाइट का होता है, लाइट एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेड कलर एब्जॉर्ब ऑल द कलर एक्सेप्ट लाइट। अच्छा, मतलब इनका मतलब बताऊँ, जैसे कोई रेड ऑब्जेक्ट है हमें, वो लाल कलर का कैसे दिखे, तो सामने पहले वहाँ पर वाइट लाइट भरी होगी, तो मैंने जितनी लाइट है वो सभी एब्जॉर्ब कर ली होंगी, केवल रेड लाइट रिफ्लेक्ट करता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट जा कलर की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करता है वो वही कलर पे आता है। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट जा कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो वैसे ही दिखता है। ठीक है, जैसे ब्लैक ऑब्जेक्ट है, जहाँ पर वाइट लाइट गिरी तो है ना सबकी सारी लाइट ऑब्जर्व कर ली है ना, कोई भी रिफ्लेक्ट ना कर, जैसा कि तुम्हें मालूम है। लेकिन जहाँ पर वाइट लाइट करी और जहाँ वाइट लाइट ही रिफ्लेक्ट करी, तो मतलब जहाँ कोई भी कलर की लाइट ऑब्जर्व नहीं करी, सारी रिफ्लेक्ट कर ली है। ठीक, जैसे हम बात करना कचू टेक्नोलॉजी, मतलब कचू टर्मिनोलॉजी की। सोर्स का होता है, सोर्स दो तरीका होता है, एक तो लुमिनस सोर्स, एक होता है नॉन लुमिनस सोर्स। लुमिनस सोर्स होता है जिनके पास खुद की लाइट होती है, जैसे स्टार, बल्ब, कैंडल, सन। नॉन लुमिनस सोर्स होता है जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन दूसरी लाइट से चलते हैं, जैसे मून, ह्यूमन, टेबल, इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। ठीक, अब बात करते हैं बीम। बीम का होता है कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। मतलब जो लाइट का कनेक्शन होता है वही देखे थे बीम। जिस सिंगल लाइट है और जो पूरा कलेक्शन लाइट है, जब सिंगल लाइट के जो कलेक्शन टाइम देंगे वो होते हैं बीम। ठीक, दो तरीके होते हैं, एक तो कन्वर्जिंग बीम, ये सभी लाइट एक जगह के मिलेंगे कन्वर्जिंग बीम, एक होता है डाइवर्जिंग बीम। ठीक, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए कैसे इमेज बनता है, तो सबसे पहले अगर ट्रिक याद कर ली रोडी। रियल ऑब्जेक्ट के लिए डाइवर्जेंट इंसिडेंट होंगे, मतलब रियल ऑब्जेक्ट थे जो इंसिडेंट निकलेंगे वो डाइवर्जेंट होंगे। ठीक, रियल ऑब्जेक्ट थे डाइवर्जेंट इंसिडेंट निकलता। ठीक है, और वो की जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वहाँ के लिए कन्वर्जिंग इंसिडेंट होंगे, कन्वर्जिंग इंसिडेंट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इंसिडेंट कैसे होंगे, कन्वर्जिंग होंगे, और पीछे जाके एक जगह मिल जाएंगे तो फॉर्म बनेंगे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट के लिए रोड याद कर ली, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बुक याद कर ली। मतलब रियल ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट, मतलब रियल ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट रहे होंगे वो डाइवर्ज होंगे, रियल ऑब्जेक्ट इंसिडेंट डाइवर्जिंग होंगे, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो इंसिडेंट रहे होंगे वो कन्वर्ज होंगे। समझ रहे, बेशक वैसे कन्वर्ज हों, मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो इंसिडेंट रहे होंगे वो डाइवर्ज होंगे, जैसे रियल ऑब्जेक्ट इंसिडेंट डाइवर्ज नहीं, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इंसिडेंट कन्वर्ज होंगे। अब बात करते हैं इमेज के लिए। इमेज के लिए होता है, हाँ इमेज के लिए समझते पहले ऑब्जेक्ट जो इंटरसेक्शन होता है इंसिडेंट रहेगा। ऑब्जेक्ट के लिए इंटरसेक्शन होना चाहिए इंसिडेंट है, और इमेज के लिए इंटरसेक्शन होना चाहिए रिफ्लेक्टर रहेगा। तो सबसे पहले रियल इमेज के लिए, सबसे पहले वर्चुअल इमेज के लिए BIDR कर लें। अगर रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारी डाइवर्ज रही है, ठीक है, जैसे रियल ऑब्जेक्ट है जाने इंसिडेंट इमरजेंट होनी, ये रिफ्लेक्टेड है। अगर ये रिफ्लेक्टेड दो डाइवर्ज रहेंगे, जैसे चलिएगी जैसे चलिएगी, ठीक है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड हैं। अगर दो रिफ्लेक्टेड है अगर डाइवर्ज होंगे तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, पीछे जाके बना दी ना, दिखा बन जाएगी, इनकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी ना। और रियल इमेज के लिए कन्वर्जिंग इंसिडेंट होंगे। रियल इमेज के लिए कहूँगी जैसे जे रिफ्लेक्ट होंगे, जैसे सॉरी नंद लाइट आई, ठीक है, रियल इमेज के लिए कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड होंगे, मतलब जो रिफ्लेक्टेड होंगी वो कन्वर्ज होंगे। अगर रियल इमेज बनानी है ना, अगर रियल इमेज बनानी है तो रिफ्लेक्टेड ही कन्वर्जिंग होंगे।
तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो लाइट कैसे आ गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए समझते पहले वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भोकी कन्वर्जेंट इंसिडेंट, तो कन्वर्जेंट इंसिडेंट लाइट आई जो रिफ्लेक्ट है कैसे में, तो जाने रियल इमेज फॉर्म करी और रियल इमेज के लिए कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड दिखते हैं, ठीक है, रियल इमेज के लिए कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कहते हैं, समझते पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कहते हैं यार कोई जब लाइट किसी स्मूथ या रफ सरफेस पे स्ट्राइक करते तो वो लौट के दोबारा आया, तो बात कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का था, रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई करता है इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है, जैसे जी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। प्लेन मिरर का होता है, प्लेन मिरर इट हैज अ परफेक्टली प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो प्लेन मिरर होता है इसके लिए परफेक्टली प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक। इमेज फॉर्म बाय द लेटरली इन्वर्टेड, मतलब जो इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टी फॉर्म कर देता है। सेम साइज भी होता है, साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, डिस्टेंस भी सेम होता है, ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस सेम होगा, मतलब सेम डिस्टेंस में बनाएगी सेम साइज की इमेज फॉर्म करेगा। जो प्लेन मिरर होता है वो सेम साइज की इमेज फॉर्म करता है, सेम डिस्टेंस में इमेज फॉर्म करता है और लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म कर देता है, ठीक है। जैसे ऐसे जो पी है तो इसकी ऐसे फॉर्म कर देगा लेकिन सेम साइज की रहेगा, सेम डिस्टेंस में करेगा। सिंगल प्लेन मिरर फॉर्म, मतलब कोई प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कोई मतलब प्लेन मिरर वर्चुअल मतलब जो प्लेन मिरर होगा वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज फॉर्म करेगा, ठीक, समझ गया। जो प्लेन मिरर होगा वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज। मतलब जो प्लेन मिरर की जो इमेज होगी वो यही होगी कि वर्चुअल इमेज के लिए डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड, वर्चुअल इमेज के लिए डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रियल इमेज के लिए कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड, ठीक, बढ़िया, ये तो पढ़ चुके हैं पहले। हाँ फील्ड ऑफ व्यू, हाँ याद रखिए जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, फील्ड ऑफ व्यू होता है जो रिफ्लेक्टर रे हैं उनके बीच में जो एक्सट्रीम गैप है, मतलब जो रिफ्लेक्टर रे हैं उनके बीच का एक्सट्रीम गैप वो होता है फील्ड ऑफ व्यू। मतलब अगर हम फील्ड ऑफ व्यू में हमारा ऑब्जर्वर होगा, मतलब हम अगर फील्ड ऑफ व्यू में होंगे तभी कभी इमेजें देख पाएंगे, वरना हम कभी इमेजें नहीं देख पाएंगे। जैसा जी है इन्हें ना लगाओ और ऑब्जेक्ट ना है, तो ऑब्जेक्ट अगर सपोज करो ऑब्जर्वर ना खड़ा हो तो भाई कोई इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन अगर ऑब्जर्वर ना है तो भाई जाके क्लियर इमेज बनती हुई दिखेगी ना। दोबारा सुन ले जाए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ना है और नंबर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ तो वह जहाँ ऑब्जेक्ट की कोई इमेज बनती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि भाई मिरर ऊपर है ऑब्जेक्ट नीचे है। लेकिन अगर जब फील्ड ऑफ व्यू में है ऑब्जर्वर तो बाकी जहाँ इमेज बनती हुई दिखेगी पीछे, ठीक है। अब जी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइंड द रीजन ऑन द बाई एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड इमेज फॉर्म। तो समझते पहले देख जी मिरर दे रखा 4,2 4,3 जी जाके दे रखे हैं जी जाके मैं दे रखे हैं जी जाके मैं कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो याद रखिए मतलब 4,2 मतलब जी एक्स डिस्टेंस में तो 4 है नंतर, लेकिन मतलब नंतर तो कितना है 4, तो 4 लिख लो और जाके लंबाई कितनी है 2, तो 2 लिख ले, ठीक। तो ऑब्जेक्ट ना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 मीटर दूर नंते हैं तो 2 मीटर दूर ही नंते हुआ, तो इमेज भी 2 मीटर दूर बनेगी, तो 6,0 जी इमेज की कोऑर्डिनेट आएगी, ठीक है। 6,0 इमेज की कोऑर्डिनेट आएगी और जहाँ मिरर की जो नीचे से ग्राउंड तक जो हाइट होगी वो होगी 3, क्योंकि दे रखा कोऑर्डिनेट 4,3 बाई कोऑर्डिनेट दे रखा जब मिरर को 3 ऊपर बाई पॉइंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ मैं 2 इक्वेशन लगाओ, सबसे पहले tan अल्फा लगाओ जा भाई ट्राइंगल के लिए, ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू 2/2 और जाइए फिर जाइए tan अल्फा लगाओ जा भाई ट्राइंगल के लिए, क्योंकि दोनों के लिए tan अल्फा सेम है। tan अल्फा 2/2 इक्वल टू बाई 1/6, फिर जगह बीटा, फिर tan बीटा लगाओ जावे ट्राइंगल के लिए और tan बीटा लगाओ जावे ट्राइंगल के लिए, ठीक। तो बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी ऐसा, देख ये सही है। जहाँ में 2 तरीके के तो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करो, ये क्वेश्चन ये करो कि कितनी हाइट को हमें मिरर चाहिए कि हमें पूरी इमेज दिखे, और दूसरी चीज़ हम भाई धरती तक कितना ऊपर लगाएं कि हमें पूरी इमेज दिखे। तो याद रखिए जितना हमारी आँख से लेकर हमारे पैर तक के, मतलब जितनी हमारी आँख से लेकर हाइट होगी, मतलब जो हाइट हमारी आँख से लेकर फुट तक होगी, बाकी h-2 मतलब हाइट ऑफ आइज डिवाइडेड बाई 2 इतनी ऊंचाई पे लगेगा वो फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। और वह मिरर की खुद की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो हमारी हाइट की आधी होनी चाहिए, मतलब h/2 हमारी जो हाइट है वो h है, देख हमारी हाइट का h है,
और हमारी आँख से लेके पैर तक की हाइट कितनी है, एच डैश है। मतलब हमारी जो पूरी हाइट है वो एच है, और आँख से लेकर पैर तक की जो हाइट है वो एच डैश है। तो मिरर कितनी हाइट का होना चाहिए, मिरर हाइट का होना चाहिए h/2, और कितना ऊपर लगाना चाहिए ग्राउंड से, वो लगाना चाहिए h-2। याद रखिए जो कंसेप्ट है, ठीक है, याद रखना ये भी कंसेप्ट आता है। जो बोला द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू द पर्सन विद द फुल बैक। मतलब एक आदमी है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, जहाँ मतलब जब प्लेन मिरर थे ये आदमी एक्स डिस्टेंस दूर पीछे खड़ा है, और जब प्लेन मिरर थे ये बॉल डी डिस्टेंस दूर है। तो मतलब जहाँ प्लेन मिरर की लेंथ कितनी होगी कि मुझे बॉल पूरी दिखे इमेज में, ठीक है। तो जाकर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वैसा, लेंथ ऑफ द मिरर होता है h/1 + d/x। जी जो डिस्टेंस ऑफ बॉल है, मतलब बॉल कितनी दूरी पे, मतलब जाके इमेज देखनी है वो जी वो है। एक्स का है जी आदमी की डिस्टेंस है, ऑब्जर्वर की डिस्टेंस, और एच का है बाकी हाइट है बॉल की जितनी। याद रखिए जी कैसे, मतलब बॉल बोलते लाइट आएंगी और जाके आंख में पड़ेंगी, जो कि इमेज जाके आंख में पड़ रही है, बन रही है ना ऑब्जर्वर की, और ऑब्जर्वर की इमेज ऑब्जर्वर की आंख में पड़ रही तो कन्फ्यूज मत कीजिए, तो अंदर लाइट निकल के आएंगी और जाके आंख में टकराएंगी, तभी तो जाके इमेज बने पाएगी। ऐसा कितनी लेंथ ऑफ द मिरर चाहिए, h/1 + d। जहाँ मैं जी अगर मैं मिरर है थीटा एंगल से रोटेट करता हूँ तो रिफ्लेक्टेड है 2θ रोटेट आएंगे। अगर मैं एंगल मतलब अगर मैं मिरर है फिक्स रखता हूँ तो जितनी इंसिडेंट रे रोटेट करूँगा उतनी रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देख रहा हो कितना मिरर रोटेट करना पड़ेगा, मतलब जहाँ क्वेश्चन मिला देख रहा हो पहले रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री पे है, लेकिन अब मैंने मिरर रोटेट करते तो रहते रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल जाते ही मतलब चिपक के आ रही है, तो मतलब रिफ्लेक्टेड रे 2θ रोटेट आएगी 60 डिग्री, 60 डिग्री रोटेट आएगी। तो मिरर कितना रोटेट हुआ वो θ डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। जहाँ क्वेश्चन में ये करा मतलब कौन मतलब मिरर है कौन से एंगल से रोटेट करूँ, मतलब जो रिफ्लेक्टेड है वो वाई एक्सिस में चली है, तो समझते पहले 60 और जी 90 डिग्री, मतलब जी 150 डिग्री रोटेट वही है रिफ्लेक्टेड है, तो मिरर है 75 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज। डी क्वेश्चन बड़ा आसान है। जहाँ क्वेश्चन में कहा जिक्र है कोई सोर्स जो कि एक डिस्टेंस दूरी पे है, जहाँ का नाम है एल, सोर्स का नाम है पहले वहाँ पर 3 लाइट नॉर्मली गिर रही है, ठीक। अगर कोई प्लेन मिरर पर नॉर्मली लाइट गिरेगी तो नॉर्मली लौट के आएगी, ठीक है, वैसी गिर रही है वैसी लौट के आएगी। लेकिन अगर मैंने जी मिरर रोटेट करता थीटा थे, तो जो नई रिफ्लेक्टेड रही है वो 2θ से रोटेट आएगी, और जो रे मतलब 2θ से रोटेट आएगी, और जी स्केल पर कितनी चलेगी भाई, तो 2θ मतलब 10⁻⁴x, और जी पैरा एक्सिल दिए हैं, मतलब जहाँ में थीटा बहुत छोटा होता है, तो 10 2θ थीटा के बराबर कर ले, तो θ/2x आंसर आया हमारा आंसर। ये एंगल ऑफ डेविएशन है थ्रू द प्लेन मिरर, ठीक है। जो कोई इंसिडेंट लाइट आई और रिफ्लेक्ट कैसे चलेगी, अगर जी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती तो कैसे जाती, एकदम सीधी आती, तो मतलब कितना डेविएट करेगी जब अपने रास्ता थी, वो तो एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन आते 180 - 2r या 2i, कुछ भी बोल सकता है, ठीक। इस केस में वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन, इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन होता है, मतलब लाइट ऐसे आई जानी चाहिए थी, जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन चली गई ऐसे, तो 180 डेविएशन हो जाएगा। ग्रेजिंग इंसिडेंस, जहाँ में डेविएशन को एंगल 0 होगा, क्योंकि कोई लाइट ऐसी आई और सीधी की सीधी चलेगी तो डेविएशन होगा जहाँ 0। और ठीक है, नई तरह का क्वेश्चन आ गया हमारा, नेट डेविएशन पूछेगा, मतलब अब जहाँ में 2 बार डेविएशन होगा, ठीक है। सबसे पहले इंसिडेंट लाइट आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जाकर 30 है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 है, ये लाइट जानी चाहिए थी ऐसी लेकिन चली गई ऐसे, तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालो, जब एंगल ऑफ डेविएशन वही 180 - 2i करेगा तो 120 डेविएशन आएगा, जगह कितना आएगा, जो पहले डेविएशन आएगा वो आएगा 120 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। जे 30 जे 60, और जो पहले थे जाते तो जो 60 आएगा, ठीक है। तो जे 60 है, याद रखिए, अगर जो टकरा रहा हो 60 के एंगल थे तब जी ऐसे रिफ्लेक्ट करो, मतलब जी 90 से अगर कम के एंगल पर टकरा रहा हो, ठीक है। दूसरे मिरर से अगर जी 90 से कम के एंगल पर टकरा रहा हो तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइट लगभग ऐसे आ गई तो ऐसे चली जाएगी, ठीक। 60 के पर टकरा रहा हो तो लाइट ऐसे चली जाएगी, बीच में नॉर्मल आएगा ऐसा। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना हो तो जे देख जेड बनना होगा, तो जे 60 तो जे एंगल 60 होगा, तो 30, ठीक है। जे लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, वाला जे लाइट ऐसे टकरा रही है, लेकिन जी जानी चाहिए ऐसा, चली गई ऐसा, तो जे नेट एंगल मतलब जो दूसरा डेविएशन प्रोड्यूस होगा, जे डेविएशन 2 एंगल है, दूसरा वाला डेविएशन कितना आएगा, वो 180 - 2i इतने करो तो जी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो दोनों ने ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। तो जो नेट डेविएशन है वो होगा 240 डिग्री क्लॉकवाइज, या नेट डेविएशन 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हो माइनस करके। जो क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ में एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दे रखा 60, तो समझते पहले डेविएशन फर्स्ट कितना प्रोड्यूस होगा, मतलब पहले वाई मिरर से कितना डेविएशन होगा, वो होगा 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 - 2i करेगा 60 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा, ठीक है।
तो ये 60 60 30 और 30 जो कितना होगा 120। याद रखियो अगर जी दूसरे प्लेन पे मतलब अगर दूसरे मिरर पे लाइट 90 से ज़्यादा डिग्री पर टकरा रही है तो ये लौट के ऐसे आ जाएगी। अगर 90 से कम पर टकरा रही तो ऐसे चली जाएगी। अगर मतलब जो दूसरी लाइट 90 से ज़्यादा डिग्री पर टकरा रही तो ऐसे आएगी, 90 से कम पर टकरा रही तो ऐसे चली जाएगी। ठीक, तो ये 120 पर टकरा रही है तो ये लाइट ऐसे टकरा गई और ऐसे आ जाएगी लौट के। ठीक, ऐसे आ जाएगी लौट के। तो जो 120 डिग्री का एंगल है बिल्कुल ये टकरा रही है। आप 120 डिग्री की तो एंगल है ऐसे टकरा रही है। ये शुरुआत में आई तो ऐसे टकरा रही है। तो एक ट्रायंगल बनाओ, जी 30 30 जी 30 जी 120। अब जब टकरा के ऐसे आएगी। ठीक है, तो जड़ बनाओ, जब टकरा के ऐसे आएगी तो जड़ ऐसे बनना उसे 60 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल 60 डिग्री को तो 30 30 तो 180 माइनस 2i करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जहाँ में 30 तो 180 माइनस 2i करेगा तो 120 डिग्री एंटी को लगवा जाएगी। क्योंकि लाइट जाना चाहिए तो ऐसा लाइट चली गई ऐसी तो जी एंटी को लगवा इस डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों ने घटाओ मतलब जो डेविएशन बना तो वो 60 डिग्री को लगवाइए तो, लेकिन डेविएशन टू 120 डिग्री एंटी को लगवाइए तो नेट डेविएशन करेगा तो नेट डेविएशन 60 डिग्री एंटी को लगवा जाएगा या 300 डिग्री को लगवा जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन ही नहीं है कर लियो, लेकिन नंबर याद रखियो। ये सर ने एंगल गलत बना दें 10 नहीं होंगे, ये 25 डिग्री एंगल होंगे दोनों में। हम वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर की बात करते हैं। मतलब प्लेन मिरर में वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखिए ये फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर एक्स डायरेक्शन। अगर बाई में मूवमेंट हो रहा है किसी एक चीज़ का भी तो उसको बाई में लगाएंगे नहीं, जाए लगाते हैं केवल और केवल एक्स डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है। ये केवल और केवल एक्स डायरेक्शन के लिए जहाँ में लिखी हुई है एक्स डायरेक्शन के लिए। जो मिरर की वेलोसिटी होती है बाई डायरेक्शन है वो अफेक्ट नहीं करेगी वेलोसिटी ऑफ इमेज है। ठीक है, बाई डायरेक्शन है वेलोसिटी अफेक्ट नहीं करेगी है। जो फॉर्मूला है ना वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो केवल एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, और जैसे साइन के साथ पुट करेंगे मतलब कैसे, मतलब अगर मिरर ऐसे चल रहा हो ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा हो तो इमेज भी ऐसे चलेगी। मतलब साइन के साथ कैसे पुट करना होगा मैं तो बता रहा हूँ। ठीक, जब फॉर्मूला साइन के साथ कैसे लगाओ तो इतलंग को पॉजिटिव लियो, इतलंग को पॉजिटिव मतलब बाई एक्सिस तो कुछ मतलब नहीं, इतलंग को पॉजिटिव लियो। अगर कोई मूवमेंट मतलब अगर मिरर इतने मूवमेंट करो तो पॉजिटिव, इतने मूवमेंट करो तो नेगेटिव। ठीक है, वेलोसिटी इमेज निकालना जहाँ मैं मिरर मूव कर रहा हूँ, जहाँ मैं क्वेश्चन में जहाँ मैं क्वेश्चन में मिरर मूव कर रहा हूँ 4 मीटर पर सेकंड तो फॉर्मूला लगा था नहीं, जीरो आंसर आएगा, जीरो आंसर आएगा। जीरो आंसर चाहो क्योंकि जहाँ बाई डायरेक्शन में मूवमेंट है बस। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो मिरर की वेलोसिटी लगभग जीरो माननी पड़ेगी जहाँ क्योंकि जी केवल बाई डायरेक्शन में मूवमेंट करो। जहाँ क्वेश्चन में कहा जहाँ क्वेश्चन में जो मिरर है वो बाई डायरेक्शन में मूवमेंट करो तो जहाँ में वेलोसिटी ऑफ मिरर जीरो आएगी एक्स एक्सिस में। ये माइनस ले ली वेलोसिटी ऑफ इमेज, अच्छा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है जी तो ये माइनस ले ली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी में पॉजिटिव की। ठीक है, ऐसी सेम यही क्वेश्चन है जाओ देख लो, ऐसी सेम क्वेश्चन है जाओ देख। जब मैं ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करो तो पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली बस। हमने पहले की थी जो प्लेन मिरर के लिए केवल एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी लेगा तो जहाँ में मतलब 5 मीटर पर सेकंड का जो एंगल दे रही है तो जहाँ में केवल एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल, जो 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है एंगल पे तो जहाँ केवल एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल बस। भाई इतने कचू मतलब ना बाई एक्सिस की वेलोसिटी कचू मतलब ना केवल एक्स की वेलोसिटी देगा। याद रखिए अब देखो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म लगाया था प्लेन मिरर कितनी इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म लगाया था प्लेन मिरर। ओके ठीक है, जैसे मिरर 1 जीरा प्लेन मिरर दूसरा जीरा जो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तो पहली जो इमेज बनेगी वो 2 सेंटीमीटर बनेगी पहले वाले मिरर से। और जागले अगर नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करेगा प्लेन मिरर कितनी इमेज फॉर्म करेगा तो समझ पहले जो मिरर बना मिरर 2 कोई ऑब्जेक्ट रखो जो कि 2 सेंटीमीटर दूर है मिरर 1 से। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दूर है मिरर 1 से तो पहली इमेज तो आएगी 2 सेंटीमीटर बन जाएगी। मिरर 2 की जो पहली इमेज बनेगी 5 सेंटीमीटर बन जाएगी, लेकिन जो पहली इमेज बनी जाएगी 2 सेंटीमीटर का वो दूसरे बार मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो जी 7 + 2 तो मिरर 2 की दूसरी इमेज 9 सेंटीमीटर पे बन जाएगी। ठीक है, और मिरर 2 की जो पहली इमेज बनी 5 सेंटीमीटर में वो पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ऑब्जेक्ट को काम करेगी तो 7 + 5 जो मिरर 1 की सेकंड इमेज थी वो 12 पे बन जाएगी। जो अगले सबसे बड़ी मेथड है क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, मिरर 1 की पहली इमेज 2 पे, मिरर 2 की पहली इमेज 5 पे, इन दोनों जो जोड़ेगा तो 7 आएगी। ठीक है, जाए क्रॉस करें मतलब 7 5 12 7 2 9 मतलब मिरर 1 की जो पहली इमेज बनेगी वो 12 पे बनेगी, मिरर 2 की जो पहली मिरर 1 की जो दूसरी इमेज बनेगी वो 12 पे बनेगी, मिरर 2 की दूसरी इमेज 9 पे बनेगी।
और दोबारा कर ला 9 7 16, मतलब मिरर वन की तीसरी इमेज 16 पे बनेगी और मिरर टू की तीसरी इमेज 19 पे बनेगी। ठीक है, वैसे ही कर ली हो जाए। केस 2, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाई द प्लेन मिरर। अगर 2 मिरर ऐसे रखे हैं तो नंबर ऑफ इमेज बतानी है कैसे बनेगी। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी, तो अगले फॉर्मूला आता है 360/θ। याद रखिए, अगर m की वैल्यू E1 है तो नंबर ऑफ इमेज m-1 बनेंगी। अगर m की वैल्यू ऑड है तो यहाँ में 2 केस हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल केस है, मतलब सिमेट्रिकल केस का होता है मतलब जब बाइसेक्टर पे अगर ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो ये सिमेट्रिकल केस है, तो सिमेट्रिकल केस में नंबर ऑफ इमेज m-1 बनेगी। एसिमेट्रिकल केस है तो नंबर ऑफ इमेज m के बराबर बन जाएंगे। ठीक, सिमेट्रिकल केस है तो नंबर ऑफ इमेज m-1 बनेंगे, लेकिन एसिमेट्रिकल केस है तो नंबर ऑफ इमेज m के बराबर बन जाएंगे। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। अच्छा, 60 का एंगल, मतलब जी याद रखिए बामन जो 360/θ है जी मिरर के बीच को एंगल है ये पूरा, ऐसी जी है। जब मैं 30 एंगल दे रहेंगे मतलब 60 है को। नंबर ऑफ इमेज कितनी है 6, मतलब E1 है तो m-1 करते नंबर ऑफ इमेज आ जाएंगे। ठीक है, जब मैं कितने को 40 नंबर ऑफ इमेज आ रही 9। अब देखो ऑड इंटीजर आ रहा है तो ऑड इंटीजर के लिए मेरे पास 2 रूल आते हैं, एक तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है क्योंकि जहाँ में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो बाइसेक्टर पे आ रहा है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो m-, अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ इमेज m ही है। हम यहाँ सॉरी याद रखिए, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ इमेज, ये सिमेट्रिकल कैसे भाई। ठीक है, ऐसे कर लियो। अगर एसिमेट्रिकल होगा, अगर सिमेट्रिकल होगा तो नंबर ऑफ इमेज m-1, सिमेट्रिकल होगा तो m के बराबर। जी केस होते हैं इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म दो है प्लेन मिरर। अगर m की वैल्यू इंटीजर ना आ रही, फ्रैक्शन आ रही, तो वो तो इंटीजर के लिए लगाई थी हमने ट्रिक, मतलब वो तो इंटीजर के लिए फॉर्मूला था m-1 m। लेकिन अगर m की वैल्यू फ्रैक्शन आ रही है तो जैसे m की वैल्यू फ्रैक्शन आ रही है 70 एंगल ले लो। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ में 37/7 आ रही है, तो ये का फ्रैक्शन आ रहा हो, फ्रैक्शन आ रहा हो तो अब कैसे करेंगे, तो जाके दूसरा तरीका जाके क्रिस क्रॉस मेथड। हाँ, तो जहाँ में नंबर ऑफ इमेज ना करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड लगे। जब m की वैल्यू इंटीजर ना रही, फ्रैक्शन आ रही, तो जहाँ में नंबर ऑफ इमेज क्रिस क्रॉस मेथड से करेंगे। तो ठीक है, तो वैसे नहीं करेंगे। जाते मिरर वन एंगल कितने को 70, मिरर टू के एंगल कितने को 30, तो वही ले ला 70 और 30। इन दोनों ने जोड़ के कितने होते हो, वो सॉरी 40 और 30, इन दोनों ने जोड़ के होते 70। ठीक है, 70 40 110, 70 30 100, फिर 70, फिर 100 70 170 और 70 110 180। याद रखियो, इन्हें जब तक क्रॉस क्रॉस करेगा जब तक जी 180 के आसपास नहीं आए हैं, ये दोनों लास्ट वाली जो संख्या है वो 180 के आसपास आनी चाहिए, 180 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, मतलब पहले ही रोक दियो। अगर एग्जैक्ट 180 आ रहा हो जी एंगल तो जब मेरे इमेज में काउंट नहीं करेगा। और लास्ट वाले ट्रायंगल को ऐसे बना ली सम, अगर लास्ट वाले ट्रायंगल को सम 360 के बराबर आ रहा हो तो हम इमेज m-1। अगर लास्ट वाले ट्रायंगल को सम 360 ना आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो नंबर ऑफ इमेज m के बराबर। ठीक है, तो जो जा क्वेश्चन में कैसे 40 और 30 70 होते हैं, तो 70 110 ये 100 हमने बताई थी। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, जय गिने को नहीं गिने को, क्योंकि जी एग्जैक्ट 180 आ रहा हो। अगर एंगल एग्जैक्ट 180 आता तो वह इमेज में काउंट ना कर। ठीक है, अगर इमेज 180 आ रहा हो तो जो एग्जैक्ट इमेज में काउंट नहीं करेगा। इन तीनों ने जोड़ेगा, जो 360 के बराबर है नहीं, जो 360 के बराबर नहीं, तो नंबर ऑफ इमेज m के बराबर आएंगे। मतलब नंबर ऑफ इमेज 1 2 सॉरी हाँ, मतलब 1 2 3 4 जो अब ये नंबर ऑफ इमेज इन्हें जोड़ जाता है 1 2 3 4 5 6 भाई, ये कैलकुलेट नहीं करेगा, 70 चले रहा है ना, इन्हें नहीं लगना। ऐसी जी क्वेश्चन आएगा जरूर कर दियो। ठीक, अब जी स्पेरिकल मिरर है। ठीक है, स्पेरिकल मिरर तो याद रखिए जी का होता है जी कॉनकेव मिरर होता है, जगह आउटर सरफेस पर धब्बा धब्बा होता है, और जी कॉन्वेक्स होता है जाकर इनर सरफेस पर भी होता है। जी कैसे भी पलट के भी आ सकते हैं। याद रखिए, कॉनकेव सरफेस जाको आउटर सरफेस रफ होता है और कॉन्वेक्स सरफेस जाको इनर सरफेस रफ होता है। ठीक है, हाँ याद रखिए, जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आदि होता है। जगह होता है जी अपर्चर होता है, अपर्चर जी लेंस का अपर्चर होता है, ज़्यादा बोलते हैं हम अपर्चर जी का होता है। प्रिंसिपल एक्सिस होता है नंबर जो काटते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ जगह काटते हैं वो होता है पोल या ओरिजिन। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर है, जहाँ जगह काटते हैं वो होता है पोल या ओरिजिन। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है याद रखिए, प्रिंसिपल फोकस द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द पोल। फोकस क्या होता है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। अपर्चर क्या होता है, इट इज़ द डायमीटर ऑफ द आउटर पोर्शन ऑफ द मिरर। पैराक्सिल रे, हाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ में जी इंपॉर्टेंट है पैराक्सिल रे। पैराक्सिल रे में जो थीटा होता है वो वेरी स्मॉल होता है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो पैराक्सिल रे पढ़नी है मार्जिनल एम आई में इतना, यहाँ में थीटा पढ़ो तो
साइन कन्वेंशन की बात करें, पोल भी कंसिडर्ड एज ओरिजिन, जो पोल है वो ओरिजिन की तरह कंसिडर करा। तो अगर कोई चीज़ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो भाई पॉजिटिव साइन लेंगे, कोई रे अगर अपोजिट इंसिडेंट रे के तो भाई नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। कोई रे अगर डायरेक्शन में है इंसिडेंट रे के तो भाई पॉजिटिव साइन लेंगे, अपोजिट इंसिडेंट रे के तो भाई नेगेटिव साइन लेंगे। इफ द डिस्टेंस इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट इज पॉजिटिव, इफ द डिस्टेंस मीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट्स नेगेटिव। मतलब इधर पॉजिटिव लेगा, इधर पॉजिटिव लेगा, इधर नेगेटिव लेगा, इधर नेगेटिव लेगा, इधर पॉजिटिव लेगा पूरे में, इधर पॉजिटिव लेगा पूरे, मतलब इधर पॉजिटिव लेगा, इधर पॉजिटिव लेगा, इधर नेगेटिव लेगा, इधर नेगेटिव लेगा, ठीक है। मतलब अगर तू इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जा रहा हो तो पॉजिटिव लेगा, बात अपोजिट आ रहा है तो नेगेटिव लेगा, ठीक है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स बता। अगर कोई लाइट इन्फाइनिटी तैयार रही तो वो फोकस तय निकल जाएगी, अगर कोई लाइट फोकस तैयार रही तो वो इन्फाइनिटी पे चली जाएगी। कोई लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली जाएगी, और कोई लाइट थीटा एंगल पे आ रही तो थीटा थी रिफ्लेक्ट आएगी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन आर और एफ की बात करेंगे, मतलब जो रेडियस होता है वो 2 टाइम्स फोकल लेंथ होता है, याद रखिए बस, जी प्रूव कर भी जा रहे हैं, फोकल लेंथ R/2 होता है बस। पैरा एक्सियल ये के लिए साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/e प्लस 1/b, लेकिन ये सारे साइन कन्वेंशन के साथ लेने चाहिए। ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन एज पर द थीटा, हमें ये साइन कन्वेंशन की हिसाब से यूज करनी चाहिए। 1/f इक्वल टू 1/e प्लस 1/b, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, बाकी अपोजिट तो नेगेटिव, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b, ये होता है मिरर्स फार्मूला। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन में 3-4 फार्मूला है। मैग्नीफिकेशन एक तो होते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस की बी अपॉन यू, माइनस को लेना हो जब माइनस की बी अपॉन यू, या एफ अपॉन एफ माइनस यू, या एफ माइनस बी अपॉन यू, एफ माइनस बी अपॉन एफ, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन एच नॉट, एच आई अपॉन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, एफ माइनस बी अपॉन एफ। ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर है तो सेम हाइट का ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, 1 से कम है तो डिमिनिश इमेज बनेगी। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो एजेक्ट इमेज बनेगी, मतलब अगर ऐसी इमेज है तो ऐसी की ऐसी बनेगी, सीधी की सीधी। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इन्वर्टेड, मतलब इमेज उल्टी है बन जाएगी। मैग्नीफिकेशन, हाँ मतलब जो मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं, जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है, जिन पे मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं जो होता है लीनियर। हाँ याद रखिए, जो दूसरी मैग्नीफिकेशन का टाइप आता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन होता है b2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस v1, मतलब b2 का स्क्वायर, मतलब लेंथ इनिशियल अपॉन इमेज ऑफ लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन होता है इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन होता है इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ। याद जाइए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है माइनस एम स्क्वायर भी लिख सकती हूँ मैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है माइनस का एम स्क्वायर, ये तो लीनियर में देखिए जी। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का एम स्क्वायर, मतलब जी लीनियर मैग्नीफिकेशन को माइनस साइन लगाया क्या, माइनस लीनियर मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर जाते हैं। मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन थे हम लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन होता है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे तो क्वेश्चन हुआ सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन। और सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन है माइनस एम, माइनस नहीं जाए प्लस एम स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन रहती है वहाँ में हम माइनस एम स्क्वायर, जो सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन है वहाँ में केवल और केवल एम स्क्वायर, ठीक है। सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन होता है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो बात यहाँ को फॉर्मूला लगा दी है सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन को, ठीक है। हम अब इमेज फॉर्मेशन वाइज स्पेरिकल मिरर की बात करें तो सबसे पहले फोन के मिरर की बात करेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइटी पर रखा हो तो बातें ऐसी लाइन आएंगी, सुन इनफाइनाइटी लाइन आएंगी, सेंटर पर कर्वेचर आएगी, सेंटर पर कर्वेचर निकल जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर रखा हुआ है तो जो इमेज फॉर्म होगी वो नहीं फोकस पे, जो कि इन्वर्टेड इमेज होगी, छोटी इमेज होगी, डिमिनिश इमेज होगी, रियल इमेज होगी। रियल इमेज होगी मिरर की आगे बन रही है, मैग्नीफिकेशन भी नेगेटिव आ गई, क्योंकि अभी कहीं इमेज कैसे नहीं इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड बनी तभी तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा केस होता है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, मतलब ना बियॉन्ड सी, ज़्यादा बोल सकते हैं हम, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट रखा था, जो इमेज वो फॉर्म होगी वो बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट तेरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो जो इमेज फॉर्म होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच होगी, जो कि रियल इमेज होगी, डिमिनिश्ड होगी, मतलब छोटी इमेज होगी, और इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा।
व्हेन ऑब्जेक्ट द कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर रखो तो सेम साइज की इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल इमेज बनेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर रखो तो कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखो तो एक लाइन ऐसे आगे ऐसे चली जाएगी, एक लाइन ऐसे आगे ऐसे चलेगी, यहाँ बीच में बन जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखो तो एक लाइन ऐसे आगे ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे आगे ऐसे आएगी। फोर्थ केस है, अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर ऑफ अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच रखो तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब अकॉल टू आएगा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट पहले बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो जो इमेज फॉर्म रही थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रही थी। लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच रख दिया तो जो इमेज फॉर्म होगी वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगी। जब इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगी तो रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड तो होगी, लेकिन जो मैग्नीफाइड इमेज होगी, मतलब जो बड़ी इमेज होगी मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फाइनिटी पर रखो तो इमेज तो मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखो तो इमेज इन्फाइनिटी पर बनेगी, बहुत लार्जली मैग्नीफाइड होगी, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, अच्छा उल्टी बनेगी और रियल होगी। तो नंबर फोकस पर रखो तो इमेज बनेगी उल्टी, लार्जली मैग्नीफाइड बनेगी। जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में रखा होगा, जी साउंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में रखा होगा तो इमेज बनेगी तेरी वर्चुअल इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी की सीधी इमेज बनेगी। पहला केस है जहाँ में इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिक, सातों केस हुआ